मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आप लोग 100% देकर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे जी। आज के क्लास में आपको संस्कृत का 4 नंबर चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है जी। संस्कृत का आपका 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ जी, पढ़ा चुका हूँ जी। तीनों चैप्टर में आपका स्टार पॉइंट बताया हूँ जी, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा जी। ठीक है। आज की क्लास में जो आपका पार्ट नंबर 4 है उसका भी स्टार पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा जी। इसका आपका सारा संस्कृत के जितना चैप्टर पढ़ाऊंगा 14 चैप्टर, उसका सब्जेक्टिव का भी आपको क्लास दूंगा जी। ठीक है जी। तो आपका संस्कृत का 4 नंबर चैप्टर का नाम क्या है जी? ये आपका एक चैप्टर है जो क्या जी, निबंध है। ठीक है। नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है जी, लेखिका। यहाँ पर जो आपका डबल ये बिंदु है उसको का सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे काहा। ठीक है। तो लेखिका आपका ये चैप्टर का नाम है जी। ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से आपको हर एक स्टार पॉइंट को समझाएंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। आज का चैप्टर 4 नंबर जो आपका पाठ है संस्कृत का जी। आपका 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में बहुत जल्द समाप्त करूंगा जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। समाज रूपी रथ पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, कि समाज रूपी रथ किसके किसके सहयोग से चलती है? तो आपको जवाब देना होगा नारी और पुरुष और नारी से जी। ठीक है जी। मतलब अगर ये समाज रूपी रथ किसके किसके सहयोग से चलता है जी, तो दोनों से, नारी और पुरुष और नारी दोनों से जी। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समाज रूपी रथ किसके किसके सहयोग से चलती है, तो आपको जवाब देना होगा पुरुष और नारी दोनों से। ठीक है जी। आगे समझिएगा। संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में पुरुष और स्त्रियों दोनों का योगदान है। ठीक है जी। सॉरी, आपको बताना भूल गया कि इस चैप्टर में क्या बताया गया जी। तो इस चैप्टर में बताया गया है जो महिला लोग है, ठीक है जी, जो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उसका कितना बड़ा योगदान है जी, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है जी। ठीक है जी। अब आगे समझिएगा। क्या आपको समझा रहे थे जी कि संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में पुरुष और स्त्रियों दोनों का योगदान है जी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में किसका किसका योगदान है जी, तो पुरुष और स्त्री को, दोनों को जी। ठीक है जी। आगे समझिएगा। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, संरक्षण करना पुरुष का कार्य था। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना किसका कार्य था जी, किसका कार्य था? ठीक है जी। तो पुरुष का जी। या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा सकता है, आपसे इसको पलट कर भी प्रश्न पूछ सकता है जी। ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब आगे समझिएगा। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। ठीक है जी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि नहीं बल्कि डॉट डॉट थी, तो आपको जवाब क्या देना है जी, ऋषिका। ठीक है। आगे समझिएगा। ऋग वेद में 24 एवं अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है जी, तो 24। आपसे पूछा जाए अर्थवेद में महिलाओं की कितनी, अर्थवेद में
कितनी महिलाएं अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है जी? तो 5। ठीक है जी, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। याज्ञवल्क्य ने, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा 2 से 3 तरह से जी। पहला प्रश्न समझिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था जी? तो आपको बताना है मैत्री। ठीक है जी, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा किसमें दी थी? तो आपको जवाब देना है बृहदारण्य को उपनिषद में। ठीक है जी, और आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की। ठीक है जी, मतलब 2 से 3 जगह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे जी। ठीक है, तो किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गागरी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? तो गागरी। ठीक है जी, या आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि किसकी सभा में शास्त्रों में कुशल गागरी थी? तो जनक। ठीक है जी, आगे समझिएगा। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। पूछा जाएगा कि महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा। ठीक है जी, सुलभा का। लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है जी। ठीक है जी, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है, और लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का क्या जी? वर्णन है। तो किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपको हम सारे स्टार पॉइंट से बता दिए जी। ठीक है, कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सारे स्टार पॉइंट आपको समझ में यहाँ तक 100% आ चुका होगा जी। अभी और आपको स्टार पॉइंट लिखेंगे बोर्ड पर, और उसको आगे जो आपका स्टार पॉइंट बचा है उसको समझाएंगे, और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको साथ में हम बताते चलेंगे जी। तो इतना जो आपको हम पॉइंट बताए हैं स्टार पॉइंट, इस सारे आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इस पॉइंट से मैं आपको बता दिया जी। ठीक है, आपको लौकिक संस्कृति में पूछा जाएगा कि कितने महिलाओं का वर्णन है? तो 40। ठीक है, पूरा समझ में आपको आ चुका होगा जी। अगर मुझसे बोलने में अगर मिस्टेक हो चुका है, इसके लिए मैं रियली आपको दिल से सॉरी कहता हूँ जी। ठीक है, फिर हम आगे बोर्ड पर स्टार पॉइंट को लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको समझाते हैं, और किस तरह से स्टार पॉइंट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आपको समझाएंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब आगे का स्टार पॉइंट को समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। आपको 100% मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, आपको समझ में आएगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखते हैं तब जी। जितना स्टार पॉइंट लिखा हुआ है वो ये सारे आप समझ लेते हैं तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया जी। और स्टार पॉइंट से आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको हम साथ में बताते चलते हैं जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 40 महिलाओं में प्रथम कल्प विजयंका है। अब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा जी? पूछा जाएगा कि 40 महिलाओं में प्रथम कल्प कौन है? तो विजयंका। आगे समझिएगा। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा विजयंका को क्या कहा जाता है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे समझिएगा। चंद्रा आदित्य की रानी विजय भट्टारिकेव थी। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
यहाँ पर आपका हर एक जो स्टार पॉइंट आप बता रहे हैं आपसे 2 प्रश्न, यहाँ से 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। चंद्रा आदित्य की रानी का नाम क्या था जी? तो विजय भट्टारी केब, ठीक है जी, विजय भट्टारी केब नाम था जी, ठीक है जी। किसका पत्नी का जी? तो चंद्रा आदित्य का। या इस तरह से पूछ सकता है कि विजय भट्टारी केब किसकी रानी थी, ठीक है जी, तो चंद्रा आदित्य की, ठीक है। आगे समझिएगा आप। विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर के नरेंद्र ने किसकी रक्षा करने के लिए काफ़ी प्रयास किए? तो संस्कृत भाषा, ठीक है जी। आगे समझिएगा। 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो गंगा देवी ने, ठीक है जी। पूछा जाएगा कि कौन से सदी में की? तो 14वीं सदी में। आगे समझिएगा। अच्युत राय की रानी का नाम क्या था जी? तो तिरुलंबा। क्या नाम था जी? तिरुलंबा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अच्युत राय की रानी का क्या नाम था जी? तो तिरुलंबा, ठीक है। आगे समझिएगा। चंपू काव्य की रचना तिरुलंबा थी, ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंपू काव्य की रचना कौन की थी? तो तिरुलंबा, ठीक है जी। तिरुलंबा किसकी रानी है जी? तो अच्युत राय की, ठीक है। आगे समझिएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सबसे प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमाराव, ठीक है जी। और आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव कब सबसे प्रसिद्ध थे? तो आधुनिक में, ठीक है जी, आधुनिक समय में, ठीक है। आगे समझिएगा। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है जी? तो पंडिता क्षमाराव। कौन है जी? पंडिता क्षमाराव। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमाराव, ठीक है जी। आपको समझ में 100% आ रहा होगा जी। आगे समझिएगा। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा 100% जी। आपको यहाँ तक आपको समझ में आ चुका जी, ठीक है। सारे स्टार पॉइंट को आपको समझा दिया और किस तरह से स्टार पॉइंट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है आपको हम बताते चलें जी। या तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा ये सारे स्टार पॉइंट जी, ठीक है जी। आपको यहाँ पर आपको बताएं कि हर एक स्टार पॉइंट से 2 प्रश्न पूछा जाता है जी। यहाँ से आपको बताएं 2 प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा जी। तो आपको पहला प्रश्न बताया था आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है जी? तो पंडित क्षमाराव, ठीक है जी। और संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सबसे प्रसिद्ध कौन से काल में थे जी? तो आधुनिक काल में, ठीक है जी, आधुनिक काल में, ठीक है। तो आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। यहाँ पर पंडित बोल दिए इसके लिए सॉरी जी, यहाँ पर पंडिता क्षमाराव है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया क्या जी? समाप्त जी, ठीक है जी। आपसे स्टार जो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा जी, ठीक है, क्योंकि आपको सारे स्टार पॉइंट को समझा दिया। स्टार पॉइंट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आपको हम साथ में बताते चले जी। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपको बधाई हो जी। और अगर आपको संस्कृत का 4 नंबर चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।